नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ राजस्थान हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ामों में हर क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में 6 से 7 बार रिपीट हुआ है, उनको लेके आए हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखें तो आपकी राजस्थान हिस्ट्री का पूरा रिवीजन फास्ट ट्रैक मोड में हो जाएगा। और दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री के क्रैश कोर्स को हमने पिछले वीडियो में कराया था, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। इन क्वेश्चंस की रिपीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई है और इनका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। अगला है, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत राजा ने धारण की थी? तो आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। उसके बाद महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जो अपने दूत भेजे थे, उनमें से सबसे पहला राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जलाल खां। यानी कि जलाल खां को सबसे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ संधि करने हेतु भेजा था। इसके बाद अगला है, किसने 1303 में चित्तौड़ पर हमला किया और उस कारण रानी पद्मिनी को जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा करनी पड़ी? तो पिछले दिनों एक फिल्म भी आई थी पद्मावती, उसमें भी आपको पता होगा। और इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1657 में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसमें औरंगजेब ने किस मेवाड़ के महाराणा से मदद मांगी थी? तो इसका राइट आंसर है राज सिंह से। यानी 1757 में जब औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तब औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से मदद मांगी थी। अगला है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा बयाना के युद्ध में। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। अगला है, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1527 में खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध निर्णायक साबित हुआ भारत के इतिहास में, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यह खानवा में हुआ, भरतपुर के पास, जो 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा पद्धति अपनाई, जिसके कारण उसकी विजय हुई। अगला है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब तक था? तो इसका राइट आंसर होगा 1652 से 1680 के मध्य मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का शासन था। अगला है, किस मेवाड़ शासक ने अचलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के कई दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया। इस कारण महाराणा कुंभा को मेवाड़ का पुनरुद्धारक भी कहते हैं। एग्जाम में 3-4 बार यह भी आया है कि मेवाड़ का पुनरुद्धारक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ का पुनरुद्धारक कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला है, बैराट जहाँ पर बौद्ध अवशेष मिले हैं, वह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो बैराट नामक स्थान पर बौद्ध अवशेष मिले हैं, वह बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बौद्ध अवशेष कहाँ मिले हैं? 3-4 बार ये ऐसे भी घुमा के पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बैराट। या डायरेक्ट ये 3-4 बार डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछ लिया गया है कि बैराट जहाँ पर बौद्ध अवशेष मिले वह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर होगा बीजक की पहाड़ी पर। आहड़ की संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आहड़ की संस्कृति के अवशेष उदयपुर में मिले हैं। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? तो आहड़ को ताम्र नगरी कहा जाता है।
दोस्तों आपको पता होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो एरा है उसको हम इसी प्रकार से बांटा गया है कि ताम्रयुगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। जैसे ऋग्वैदिक काल को लोह युगीन सभ्यता कहा गया है, तो सिंधु सभ्यता के काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। इसी प्रकार राजस्थान में जो आहड़ और गणेश्वर सभ्यता जो मिली है वह ताम्रयुगीन सभ्यता है, और जो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं वह हड़प्पाई सभ्यता के अवशेष हैं। तो इसी आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी कहा गया है, तो उसका राइट आंसर होगा आहड़ को। आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय किसको जाता है, तो इसके सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। प्राचीन सभ्यता कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो यह हनुमानगढ़ में है। और कालीबंगा सभ्यता का किससे संबंध है, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता से इसका संबंध है। बौद्ध स्मारक के कहाँ पर स्थित है, यह हमने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया है कि राजस्थान में बौद्ध अवशेष कहाँ मिले हैं, तो वो बैराट में मिले हैं। यही क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा गया है कि बौद्ध मंदिर के स्मारक कहाँ स्थित हैं, तो यह बैराट में स्थित हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के पास स्थित है, तो कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के पास स्थित है, जिसे वर्तमान समय में घग्गर नदी कहा जाता है, जो आंतरिक प्रवाह की नदी है और हनुमानगढ़ और गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर मिलती है। इसी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता पनपी थी, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन में जितनी ही सभ्यताएं पनपी हैं वो नदी के आसपास ही पनपी हैं। तो कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के पास पनपी थी। आपको इस प्रकार से भी पूछते हैं कि वर्तमान में वह कौन सी नदी है, तो वर्तमान में इस नदी का नाम घग्गर नदी है। मौर्य सभ्यता का प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो मौर्य सभ्यता का प्रमाण जयपुर के बैराट में प्राप्त हुआ। यह क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मौर्य सभ्यता का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो यह भी बैराट में है। और दूसरा कि जो बौद्ध संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई, तो वह भी बैराट में है। यह मौर्यकालीन हमको लगता है कि जो राजा मान जो चित्रांगद मौर्य है उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसाया, तो हम चित्तौड़गढ़ कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा जयपुर बैराट। अगला है राजस्थान सभ्यता में सबसे पहले जूते खेत कहाँ प्राप्त हुई, तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वह हर जगह अपनी कुछ विशेषताएं समेटे हैं। जैसे कालीबंगा के क्षेत्र जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तो गुजरात के लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो में सभ्यता में अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ बड़े बड़े स्नानागार, इस प्रकार अलग अलग जगह के अलग अलग विशेष महत्व और अलग अलग अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं अवशेषों में जुते हुए खेतों का अवशेष हनुमानगढ़ के कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्व हड़प्पा यानी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वह हनुमानगढ़ में प्राप्त हुए हैं। बन्ना संस्कृति कहाँ स्थित है, तो यह जो आहड़ की संस्कृति है, आहड़ सभ्यता है, इसे बन्ना संस्कृति भी कहा जाता है। अगला है गणेश्वर स्थल कहाँ स्थित है, तो गणेश्वर स्थल सीकर के पास स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 22 जून 1948 को रश्मि परगना चित्तौड़गढ़ में स्थित मातृकुंडिया में कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे कहते हैं एकी आंदोलन। यानी कि इसमें हम 3-4 क्वेश्चन एक साथ समझ सकते हैं। जैसे रश्मि परगना चित्तौड़गढ़ में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो वह है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो रश्मि परगना चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया में। या एकी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो वह होगा 22 जून 1948 को। अगला है राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है संप सभा 1883 में शुरू हुई, जिसे गोविंद गिरी जी ने शुरू किया, और यह भील और गिरासिया जाति के लोगों को एकत्रित करके शुरू की गई। अगला है
अगला है राजस्थान में कृषक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो राजस्थान में कृषक आंदोलन सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत से शुरू हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 25 अप्रैल 1934 को कटरातल शेखावटी में जो हजारों महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल हुई, उन महिलाओं की नेता कौन थी। तो वह थी किशोरी देवी। या यह पूछा जा सकता है कि किशोरी देवी किसकी नेता थी, महिला आंदोलन की नहीं, वह किसान आंदोलन में जो महिलाएं शामिल हुई थी उनकी नेत्री थी। अगला है तलवार बंदाई क्या है। दोस्तों, तलवार बंदाई प्राचीन समय में एक कर था जिसमें जब नया जागीरदार बनता था तो उसके बनने पर जनता उसे उत्तराधिकार कर देती थी। यानी कि नए जागीरदार के बनने पर जनता द्वारा दिया जाने वाला उत्तराधिकार कर तलवार बंदाई कर कहलाता था। मानगढ़ जनसंहार किससे संबंधित है। तो मानगढ़ जनसंहार भील आंदोलन से संबंधित है और यह 1913 में हुआ था। अगला है साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन बिजोलिया किसान आंदोलन से ही है। बिजोलिया किसान आंदोलन जब दूसरी बार प्रारंभ हुआ तो इस बार इसके प्रारंभ होने का कारण क्या था। तो जब दूसरी बार किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसके प्रारंभ होने का कारण था चवरी कर। चवरी कर दोस्तों, जब किसी के घर में शादी होती थी तो वह 5 रुपये राजा के यहाँ जमा कराता था, जिसे कर के रूप में वो चुकाता था, उसे चवरी कर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है जोधपुर के संस्थापक कौन थे। तो जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर स्थित चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी और इसी के साथ उन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। तो जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा, जिन्होंने 1459 में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जोधपुर की स्थापना की थी। अगला है शेरशाह सूरी ने किस शासक से रुष्ट होकर मारवाड़ पर हमला कर दिया था। तो शेरशाह सूरी ने मालदेव मारवाड़ के राजा मालदेव से रुष्ट होकर उन पर हमला कर दिया था और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के अंतर्गत शेरशाह सूरी ने जो एक कथन कहा था वह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो यह आपको याद रखना है कि यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहा था शेरशाह सूरी ने। किसके लिए कहा था। तो यह कहा था मारवाड़ के राजा मालदेव पर हमला करने, और मालदेव और उनके वीरों ने शेरशाह सूरी के दांतों चने चबवा दिए। इस कारण उसने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो सकता था। अगला है उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर से 7000 की मनसबदारी दी। यानी अकबर ने किन 2 सरदारों को 7000 की मनसबदारी दी। तो अकबर ने राजा मान सिंह और कोका अजीज को अकबर ने राजा मान सिंह और कोका अजीज को 7000 की मनसबदारी दी थी। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक था हमीरदेव चौहान। अगला क्वेश्चन है शाकंभरी चौहान के वंश की नींव किसने रखी। तो शाकंभरी चौहान वंश की नींव वासुदेव चौहान ने रखी थी। अगला है स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन था। तो राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर था। आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उस समय भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र थे, एक ब्रिटिश इंडिया और एक रियासतें। तो राजस्थान आपको पता है राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कई सारी रियासतें थी, लेकिन अजमेर जो है वह डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के तहत आता था। इसी के तहत आपको यह याद होगा कि जब 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ तब अजमेर श्रेणी ग में था। चलिए अगला देखते हैं राजस्थान के किस राजा ने सबसे पहले भारत में
शामिल होने पर हस्ताक्षर किया। तो वह अलवर के राजा ने सर्वप्रथम भारत में शामिल होने हेतु हस्ताक्षर किया। आपको पता है जब भारत राजस्थान का एकीकरण हो रहा था और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे, उन्होंने रियासतों को ऑप्शन दिया था कि आप भारत में रह सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं या एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रह सकते हैं। तो कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन बाकी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आसानी से मनाया था। उनमें से राजस्थान में अलवर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में शामिल होने की बात कही। अगला है विजय सिंह पथिक किस आंदोलन के नेता थे? तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे। अगला है राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत जी ने किया था। अगला बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति ने सर्वाधिक किसान थे? तो धाकड़ जाति के सर्वाधिक किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगला नीमू चढ़ा घटना किस वर्ष की है? तो नीमू चढ़ा घटना 14 मई 1925 की है। इस घटना के तहत 800 किसान एकत्रित हुए थे और उन पर गोलीबारी की गई थी। तो इस गोलीबारी की निंदा करते हुए इस घटना को जलियांवाला बाग से भी विभत्स हत्याकांड कहा गया था। तो आपको ये याद रखना है नीमू चढ़ा घटना किस वर्ष की है और किस दिन की है? तो 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा की घटना हुई थी। अगला देखते हैं। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। तो इस हिसाब से इस वर्ष हल्दी घाटी की 444वां वर्ष है। अगला है महाराणा प्रताप के सरदारों में एक मुसलमान सरदार भी थे। तो उनका नाम था हकीम खां सूरी। और हसन खां मेवाती जो थे वो राणा सांगा के सरदारों में से एक थे। यानी हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप के सरदार थे और हसन खां मेवाती राणा सांगा के सरदार थे। दोस्तों, हमने राजस्थान हिस्ट्री को 3.5 घंटों में क्रैश कोर्स पूरा डिटेल में समझाया है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यह वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को पूरा देखें, राजस्थान हिस्ट्री में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से किस महाराणा को सम्मानित किया गया था? तो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वह संगीत प्रेमी और संगीत विद्वान थे। इस कारण उन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी थी। अगला है हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो हुमायूं को कर्मावती ने राखी भेजी थी। अगला क्वेश्चन है युद्ध भूमि में जाते वक्त पति द्वारा निशानी मांगने पर किस वीरांगना ने अपना शीश काट के पति को दे दिया? तो वह थी हाडी रानी सहल कंवर। अगला है महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? तो महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। आपको कमेंट में बताना है खुर्रम किसका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध 1518 में हुआ था और इस युद्ध को खातौली का युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में राणा सांगा विजय हुए थे। अगले देखते हैं। अगला है पन्ना दाय ने किसके जीवन की रक्षा की थी? तो पन्ना दाय ने उदय सिंह के जीवन की रक्षा की थी। अगला है राणा कुंभा के काल में 1439 में रणकपुर में किसने जैन मंदिरों का निर्माण कराया था? तो रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण राणा कुंभा के काल में जैन व्यापारी धरणक ने करवाया था। अभी हमने देखा मालदेव और शेरशाह सूरी का यह क्वेश्चन। सुमेल का युद्ध कब, कहाँ और किन के बीच हुआ? तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी और मारवाड़ के राजा मालदेव के मध्य हुआ था और इस युद्ध में मालदेव और उनके बहादुर सैनिकों ने वीरता का प्रदर्शन किया, जिससे शेरशाह सूरी आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला है
किस मारवाड़ के शासक ने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी? तो मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी। इस कारण इन्हें प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, कौन से बीकानेर के शासक थे जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे? तो वो थे राय सिंह। बीकानेर के राजा राय सिंह अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा किस रियासत के निवासी थी? तो सागरमल गोपा जैसलमेर रियासत के रियासी थे। और सागरमल गोपा की एक प्रसिद्ध किताब भी है, जैसलमेर में गुंडा राज। इसी कारण सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया था। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने किताब लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। दूसरा है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वह कौन सी रियासत थी जिसने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो राजस्थान के बीकानेर ने अपने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। अगला है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? तो सन 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राव माधो सिंह कोटा राज्य के संस्थापक थे। अजमेर के संस्थापक अजय राज चौहान अजमेर के संस्थापक थे। वीर भारत समाज नामक संस्था की स्थापना या उसके संस्थापक कौन थे? तो वीर भारत समाज नामक संस्था के संस्थापक विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा थे। अगला है, रियासत विभाग कब और क्यों बना? तो 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना हुई और यह रियासत संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु गठित किया गया था। अगला है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि को मिला के जो संघ बना था उसे मत्स्य संघ कहते हैं। और इस संघ के राज प्रमुख बने थे धौलपुर रियासत के राजा। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, औवा के स्वतंत्रता सेनानी या विद्रोही ठाकुर कौन थे? तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और सॉरी मित्रों, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। अगला है, 1857 क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो अजमेर के नसीराबाद में राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और आप कमेंट में बताएं कि भारत में 1857 की क्रांति का शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। अगला है, बिथोड़ा क्या है या बिथोड़ा स्थान किससे संबंधित है? तो बिथोड़ा स्थान 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसमें औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर सेना को हराया था गढ़ बिथोड़ा में। इस कारण यह चर्चित स्थान है। अगला है, 1857 की क्रांति के औवा कौन सी पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में आता था? तो 1857 की क्रांति के समय औवा जोधपुर रियासत के अंडर में आता था और उस समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन मैकमोसन। पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों, जब अंग्रेजों ने सहायक संधि की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि राजा के साथ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक संधि करेगी जिसमें वह राज्य के बाहरी शत्रुओं से राज्य की रक्षा करेगी। और उसके तहत उन्होंने अपना एक व्यक्ति रियासत के अंदर भी बैठाया था। उस व्यक्ति को पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है। तो जोधपुर रियासत के अंदर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन मैकमोसन।
और औवा जोधपुर रियासत के अंदर में आता था। तो 1857 की क्रांति के समय औवा किस पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में था? तो कैप्टन मैकमोसन के अंडर में। अगला ये निम्न स्वतंत्रता सेनानी और उनके क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन है। बाल मुकुंद बिस्सा किस रियासत से संबंधित थे? तो जोधपुर रियासत में। यह भी जेल में भूख हड़ताल करते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। जयानारायण व्यास वह भी जोधपुर रियासत से संबंधित थे। रघुवर दयाल गोयल वह बीकानेर रियासत से संबंधित थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो किशनलाल जोशी भरतपुर राज्य के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। अगला है, प्रताप सिंह बारठ का जन्म स्थान कौन है? वीर स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह जी बारठ का जन्म स्थान भीलवाड़ा का शाहपुरा क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो अजमेर का राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ। आपको पता है दोस्तों, 1956 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बना या राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके तहत जो भी अलग अलग श्रेणियों के राज्य थे उनकी श्रेणियां खत्म कर दी गई और देश में केवल 2 श्रेणियां रखी गई, स्टेट और यूटी। इसी के तहत सब राज्यों को स्टेट और यूटी में बांटा गया। श्रेणी क, ख, ग खत्म किए गए। उसी के तहत अजमेर का भी राजस्थान में विलय हुआ। और यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से ऐसे पूछा गया है कितनी बार कि वर्तमान में जो राजस्थान की स्थिति है इसके निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो वह उसका भी राइट आंसर 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। अगला है, मत्स्य संघ में कौन कौन से 4 राज्य शामिल थे? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थी। पीछे हमने पढ़ा कि जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो उसके राज प्रमुख कौन से राज्य के शासक बने? तो धौलपुर राज्य के शासक मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने। मत्स्य संघ में 4 राज्य हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और मत्स्य संघ का विलय राजस्थान के अंदर 15 मई 1949 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1949 को वृहत राजस्थान का जो निर्माण हुआ उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1949 को बने वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों यह क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से पूरे भारत की सभी रियासतें भारत में शामिल हो पाई। इसी कारण उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल या लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ उस रियासत का क्या नाम था? तो उस रियासत का नाम था प्रतापगढ़ रियासत। अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में 6 से 7 बार रिपीट हुए हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखें और इसके साथ राजस्थान हिस्ट्री का क्रैश कोर्स का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को भी एक बार देखें। राजस्थान हिस्ट्री को लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।